हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री। अभी आप सक्सेस और यहाँ पे कक्षा 11वीं का जो हमारा बायोलॉजी का चैप्टर सेकंड है हमारा, वो क्या है, जीव जगत का वर्गीकरण। तो आप वीडियोस के माध्यम से हमारे एक अच्छा सा नोट्स मेरे प्यारे बच्चों कंप्लीट कर सकते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री के द्वारा। यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, सभी बोर्डों के लिए बहुत ही बेस्ट है आपका ये चैनल। तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है हमारा जगत, कवक या फिर फंजाई, यानी कि हमारी फंगी। जगत हमारा क्या होता है, इसको बोलते हैं फंजाई बोला जाता है, ठीक ना। सबसे हम पहले जानते हैं कि हमारा जो ये कवक या फिर फंजाई कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो कवक या फिर फंजाई नामक शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के फंगस, फंगस यानी कि बहुवचन है, ठीक ना, फंगस से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मशरूम। मशरूम आप देखे हैं, जैसे कि आप देखते हैं बरसात के मौसम में कहीं स्थानों पे बहुत सारे एक छत्ते नुमा, जैसे छतरी की तरह ऐसे कुछ इस प्रकार से आपके यहाँ लग जाते हैं, ऐसे 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 आप देखे होंगे, ऐसे से ऐसे से बहुत सारे पेड़ ऐसे ऐसे लग जाते हैं ना, छोटे छोटे। तो इसे क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं फंजाई या फिर मशरूम। तो जानते हैं क्या, फंजाई नामक शब्द की उत्पत्ति, शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के, लैटिन भाषा के फंगस, फंगस से हुआ है। किससे हुआ है, हमारे फंगस से हुआ है, ठीक है। जिसका शाब्दिक अर्थ, जिसका शाब्दिक अर्थ अर्थ हमारा क्या होता है, मशरूम, मशरूम या फिर आप कह सकते हैं मशरूम होता है, मशरूम होता है। और ये जो हमारे मशरूम होते हैं, ये हमारे विभिन्न आकार के, विभिन्न आकार के, परिमाप तथा कार्यकी एवं जनन की विभिन्न विधियों को प्रदर्शित करने वाले बहुकोशिकी, विषमपोषी, अवशोषी, ससीम केंद्रीय जीवधारियों को ही फंजाई कहते हैं, ठीक है ना। इतना याद रखना, अगर आपको कोई बोल दे कि फंजाई हमारा क्या होता है, तो विषमपोषी, अवशोषी, यानी कि हम लिख सकते हैं कि जो अपने आकार को विभिन्न प्रकार से, विभिन्न माप से प्रदर्शित करते हैं, और बहुकोशिकी तथा विषमपोषी, अवशोषी, समीप केंद्रीय जीवधारी होते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, फंजाई कहते हैं, ठीक है। ये भी आपको एक अच्छा सा उदाहरण आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि विभिन्न आकार, विभिन्न आकार, विभिन्न आकार, परिमाप, कार्यकी तथा जनन, तथा जनन की विभिन्न, की विभिन्न विधियों को, विधियों को प्रदर्शित करने वाले, प्रदर्शित करने वाले बहुकोशिकी, बहुकोशी की विषमपोषी, विषमपोषी, अवशोषी, अवशोषी, ससीम केंद्रीय, ससीम केंद्रीय जीवधारियों को
जीवधारियों को कवक या फंजाई कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है ना। एक बात ध्यान दीजिएगा, अब कोई अगर आपसे बोल दे कि चलिए कवक विज्ञान माइकोलॉजी, माइकोलॉजी को क्या कहते हैं, कवक विज्ञान भी कहा जाता है। कोई बोल दे कि कवक विज्ञान किसे कहते हैं, क्या कोई बोल दे कवक विज्ञान, इसको क्या बोला जाता है, माइकोलॉजी, माइकोलॉजी। ये हमारा कवक विज्ञान माइकोलॉजी हमारा क्या होता है। अगर कोई पूछे कि हमारा कवक विज्ञान माइकोलॉजी क्या होता है, सीधा बताना है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है उसे कवक विज्ञान यानी कि माइकोलॉजी कहा जाता है, यानी कि माइकोलॉजी कहलाती है। पी एंटोनियो मिचौली को कवक विज्ञान का जनक कहा जाता है तथा ई.जे. बटलर को भारतीय कवक विज्ञान एवं पादप रोग विज्ञान का जनक कहा जाता है, जो कि आपके नीट जैसी परीक्षाओं के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि जीवधारियों की वह शाखा, या फिर लिखेंगे जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन करते हैं, कवकों का अध्ययन करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसे कवक विज्ञान कहते हैं। तो कवक विज्ञान किसे कहा जाता है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन करते हैं उसे हम लोग कवक विज्ञान कहते हैं। और कवक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, पी एंटोनियो मिचौली को कवक विज्ञान का जनक कहा जाता है। यहाँ पे लिखेंगे पी एंटोनियो मिचौली को कवक विज्ञान का जनक कहा जाता है, जनक कहा जाता है। तो पी एंटोनियो मिचौली को क्या कहा जाता है, कवक विज्ञान का जनक कहा जाता है, याद रखिएगा। और वहीं पर अगर हम देखें तो ई.जे. बटलर को भारतीय कवक विज्ञान एवं पादप रोग का जनक कहा जाता है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ई.जे. इसको ई.जे. बटलर को भारतीय कवक विज्ञान का जनक कहा जाता है। किसको, ई.जे. बटलर को। तथा साथ ही में इन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं, इन्हें ही पादप रोग विज्ञान का जनक कहते हैं, इन्हें ही पादप रोग विज्ञान का जनक कहते हैं। इन्हें और क्या कहा जाता है, तो पादप विज्ञान रोग का जनक ही कहा जाता है। तो पादप रोग विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है, पी एंटोनियो मिचौली को कवक विज्ञान का जनक कहा जाता है तथा ई.जे.
बटलर को भारतीय कवक विज्ञान एवं पादप रोग विज्ञान का जनक कहा जाता है। आगे अगर हम लोग इसमें कुछ देखें तो इसमें आता है कि कुछ परिभाषा, यानी कि इसमें कुछ देखें हमारे स्टार पॉइंट निकल के आते हैं। वो कौन कौन से स्टार पॉइंट होते हैं उसे पॉइंट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। पहला हमारा पॉइंट है, जो कवक जो होता है हमेशा और हमेशा जो कवक होते हैं ये प्रायः शाखित तंतुमय व नलिका कीय होते हैं। कवक प्रायः शाखित तंतुमय व नलिकीय क्या होते हैं, नलिकीय होते हैं। तो ये कैसे होते हैं, कवक हमेशा शाखित तंतुमय और कैसे होते हैं, नलिकीय होते हैं। ठीक है ना। अगला है हमारे यहाँ पे दूसरा, तंतुमय संरचनाओं को या फिर तंतुमय संरचनाओं की कोशाभित्ति सामान्यतः काइटिन से बनी होती है। तंतुमय संरचनाओं की कोशाभित्ति सामान्यतः काइटिन काइटिन से बनी होती है। ठीक है, याद रखिएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे अगला हमारा क्या होता है पॉइंट में, अगला आपका पॉइंट में आता है, कवक कोशिकी में संगठित सत्य केंद्रक पाया जाता है। तीसरा हमारा क्या पॉइंट में आएगा आपका, तीसरा पॉइंट में लिखेंगे कवक कोशिका में संगठित सत्य, कवक कोशिका में संगठित सत्य केंद्रक पाया जाता है। ओके, याद रखना। और हमारा इनमें पर्णहरिम अनुपस्थित होने के कारण ये विषमपोषी अवशोषी होते हैं। और हम क्या लिखेंगे, ये हमारे क्या होते हैं, यह विषमपोषी अवशोषी होते हैं क्योंकि इनमें पर्णहरिम उपस्थित होता है। क्योंकि इसमें क्या हमारा उपस्थित होता है, पर्णहरिम उपस्थित होता है, इसलिए हमारे क्या होते हैं, यह हमारे सामान्यतः विषमपोषी होते हैं। अगले अगर पॉइंट में देखिए मेरे प्यारे बच्चों, तो अगले पॉइंट में आता है हमारा थैलस संगठन। ये थैलस संगठन क्या होता है, तो कवकों का कायिक काय सूचकाय होता है, जिसे थैलस संगठन में ही बांटा गया है। ठीक ना, हमारा क्या आता है, थैलस संगठन। ये थैलस संगठन क्या होता है, तो कवकों का कायिक काय कवकों का कायिक काय सूचकाय कहलाता है या फिर होता है। तो कवकों का जो कायिक काय होता है उसे कि हम लोग क्या कहते हैं, सूचकाय कहते हैं। और थैलस संगठन के आधार पर कवकों को दो श्रेणियों में बांटा गया है। यहाँ पर लिखेंगे इस थैलस संगठन के आधार पर कवकों को दो भागों में बांटा गया है।
गया है। अब कहेंगे कौन कौन से भाग होते हैं, तो पहला आपका आता है, वो हमारा आता है माइसीलियल कवक। पहला कौन सा आता है, माइसीलियल कवक। माइसीलियल कवक, ये कवक क्या होते हैं तो थोड़ा देख लेते हैं। इन्हें ही हम लोग अशाखित या फिर कवक तंतु भी कहते हैं, ठीक है ना, याद रखना, इसे ही कवक तंतु कहते हैं। और कवक तंतुओं का जाल सामूहिक रूप से कवक जाल या फिर माइसीलियम कहलाता है, ठीक है ना। अधिकांशतः जो कवकों में देखें तो पतली भित्ति वाले पारदर्शी शाखित अशाखित नलिका रूपी तंतुओं से बने होते हैं, जिसे कवक तंतु कहते हैं। तो क्या लिखेंगे, सामान्यतः कवक जो होते हैं वो हमारे कवक शुकाकाय या फिर सुकायक पतली भित्ति वाले पारदर्शी शाखित मतलब जिसमें शाखाएं हों, शाखित या अशाखित नलिका रूपी तंतुओं से बने होते हैं, ठीक है, तंतुओं से बने होते हैं, जिन्हें कवक तंतु कहते हैं, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इन्हें हम लोग कवक तंतु कहते हैं। और कवक तंतुओं का जाल सामूहिक नाम से कवक जाल या फिर माइसीलियम कहलाता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, कवक तंतुओं का जाल सामूहिक रूप से कवक जाल या माइसीलियम कहलाता है, ठीक है ना। इतना आप लोग याद रखिएगा। अगला हमारा आता है आपका माइसीलिया रहित कवक। अब माइसीलिया रहित कवक हमारा क्या होता है, तो चलिए देख लेते हैं। ये हमारा माइसीलिया रहित कवक क्या होता है। दूसरा हमारा क्या है, माइसीलिया रहित कवक। ये माइसीलिया रहित कवक क्या होता है, तो याद रखिएगा, माइसीलिया रहित मेरे प्यारे बच्चों कवक क्या होता है कि हमारे जो एक कोशिकीय होते हैं, जैसे कि ईस्ट, क्या हमारे यीस्ट, और यदि परिपक्व अवस्था में संपूर्ण थैलस जननांगों में परिवर्तित हो जाता है, तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इसे ही हम लोग मेरे प्यारे बच्चों कहते हैं माइसीलियम रहित कवक के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। कुछ कवक एक कोशिकीय होते हैं, जैसे ईस्ट, ओके। यदि परिपक्व अवस्था
अवस्था में, यदि परिपक्व अवस्था में संपूर्ण थैलस जननांग, संपूर्ण थैलस जननांग या फिर जननांगों में परिवर्तित हो जाए तो उसे माइसीलिया रहित कवक कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? माइसीलिया रहित कवक का नाम दे देते हैं। माइसीलिया रहित भी कवक बहुत सारे प्रकार के होते हैं, तो इतने हम लोग अंदर की ओर नहीं जाएंगे, हम लोग कुछ बाहर की ओर ही देखेंगे, जो कि आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए समझ में आए। तो ऐसे वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्लास 11th बायोलॉजी का जो हमारा चैप्टर चैप्टर 2 है हमारे जीव जगत का वर्गीकरण, क्लास 11th का बायोलॉजी है, NCERT, और सभी पार्ट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।